और बच्चा लोग कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। दशहरा का छुट्टी है, खूब घूमिए, मौज काटिए, मेला वाला घूम लीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, हम लोगों ने सूर्यवंश पूरा कंप्लीट कर लिया था और उस सूर्यवंश में शेरशाह सूरी और उसके जो इस्लाम शाह थे या फिर सिकंदर सूरी था, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके थे। जितना क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सूर्यवंश से पूछा जाता है उतना ही लगभग शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है। यानी 50-50 मान लीजिए कि सूर्यवंश के सभी राजा को एक तरफ तो 1/2 और शेरशाह सूरी का प्रशासनिक व्यवस्था जो था वहां से 1/2, यानी कि ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, जिसको हम लोग समझते हैं। चलिए, यहां हमने लिखा है शेरशाह सूरी का प्रशासन। और हर राजा का कोई ना कोई प्रशासन होता है। जैसे अभी के समय में केंद्र हम लोगों का जो शासन चल रहा है केंद्र स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, जिला स्तर पर है, तहसील स्तर पे है ना। तो इस टाइप से चलता है। तो क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं इसके समय में बनाई गई थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नंबर 1, इसमें कितने पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे पहले उसको जान लीजिए। एक पढ़ेंगे नंबर 1 केंद्रीय शासन, यानी जो मुख्य केंद्र बिंदु था शेरशाह सूरी का। प्रांतीय शासन, अपने जो स्टेटों को बांटा था, उसकी अर्थव्यवस्था के विषय में हम लोग जानेंगे। तो आज का जो वीडियो है सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक पे है, यानी ये 3 टॉपिक हम लोग समाप्त करेंगे। बाकी के 4 टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। तो 3 टॉपिक आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो केंद्रीय शासन है, प्रांतीय शासन है, और इन दोनों में अर्थव्यवस्था इसकी क्या रही है, यानी इनकम का सोर्स क्या रहा है, ठीक। इसके बाद देखेंगे न्याय एवं गुप्तचर। गुप्तचर मीन्स होता है जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करे। तो इसकी न्याय व्यवस्था क्या थी और गुप्तचर व्यवस्था क्या थी, ठीक। इसके बाद देखेंगे इसने क्या क्या सड़कों का और सामाजिक सेवा के लिए कौन से सरायों का निर्माण करवाया। उसके बाद देखेंगे इसका सैनिक व्यवस्था। फिर देखेंगे कौन कौन से शहर बसाए और वहां पे कौन कौन सी इमारतों को इसने बनवाया। तो ये मुख्य रूप से कुल कितने पॉइंट हैं, 7 पॉइंट हैं, जिसको हम लोग इस वीडियो में 3 पे डिस्कस करेंगे। यानी इधर का 3 पे डिस्कस करेंगे, 4 को अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं केंद्रीय शासन। क्या लेते हैं? केंद्रीय शासन लेते हैं। और इस केंद्रीय शासन में आप लोगों को एक चीज समझना होगा कि शेरशाह सूरी ने संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले रखी थी। मतलब सारी शक्ति जो था वो अपने अंदर लिया हुआ था, लेकिन कुछ मंत्री विभागों की स्थापना किया था अपनी व्यवस्था को संचालित करने के लिए। लेकिन जो मुख्य आदेश होते थे, जो मुख्य टॉपिक होता था या मेन चीज जो होता था, वो खुद अपने लिया हुआ था। तो इसीलिए जो इसके शासन का केंद्र बिंदु था वो सुल्तान स्वयं था। केंद्रीय शासन में जाइए, सुल्तान क्या था? स्वयं था। अच्छा, फिर भी इसने कुछ मंत्री विभाग बनाए थे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि शेरशाह सूरी 1540 से लेके 45 तक ही रहा था, यानी 5 वर्ष तक ही दिल्ली के शासन पे इसने गद्दी पे बैठा था, ठीक है। तो इस 5 वर्ष में इसने बहुत कुछ किया था, इसीलिए इसको अकबर का अग्रगामी कहा जाता है, ठीक है। जो बीच में गैपिंग हो गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय के बाद, लोधी वंश में जो विलुप्त हो गया था प्रशासनिक व्यवस्था, उसको फिर से जो है शेरशाह सूरी इसको व्यवस्थित कर देता है, इसीलिए इसको अकबर का अग्रगामी कहा जाता है, ठीक है। तो 5 वर्षों में इसने अपना केंद्र बिंदु खुद सुल्तान स्वयं था, फिर भी मंत्री विभाग इसने बनाया हुआ है, ठीक है। देखो जितने बॉक्स बनाए गए हैं ये इसके मंत्री विभाग थे। इसको ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि शेरशाह सूरी के समय दीवान वजारत का काम क्या होता था। तो ये मंत्री विभाग का नाम था दीवान वजारत, जिसमें लगान लिया जाता था, ठीक है, और राजस्व कर लिया जाता था।
याद रखिएगा, सबसे ज्यादा भूमि कर से पैसा आता था शेषा सूरी को, ठीक है। तो लगान एवं राजस्व। फिर दूसरा नंबर था दीवाने आरिज। ये दीवाने आरिज क्या होता था, तो पूछेगा कि शेषा सूरी का सैन्य संगठन क्या कहलाता था, तो दे देगा दीवाने वजारत, दीवाने रसालत, दीवाने इंसा, फिर एक दे देगा दीवाने आरिज। तो दीवाने आरिज जो होता था वो सैन्य संगठन था, यानी सैनिकों की भर्ती कैसे करना है, उनके लिए वेतन क्या देना है, उनके लिए नियम और नियमावली क्या होना चाहिए, ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सैन्य संगठन जो था वो दीवाने आरिज विभाग करता था। दीवाने रसालत, ये दीवाने रसालत जो होता था वो विदेशी मामलों में अपना काम करता था, यानी अगल बगल के पड़ोसी देशों से किस प्रकार से हमको व्यापार करना है या फिर कैसे मतलब संबंध बना के अच्छा रखना है, ये दीवाने रसालत का काम होता था, ठीक है। दीवाने इंसा, दीवाने इंसा क्या होता था, पत्र व्यवहार किया जाता था, यानी सूचना को आगे बढ़ाया जाता था, और सुल्तान के आदेशों को भी क्या किया जाता था, लिखा जाता था दीवाने इंसा में। दीवाने काजा, काजा से याद रखिएगा काजी लोगों का जो काम होता था, तो काजी लोगों का काम क्या होता था, न्यायाधीश का काम और न्याय करना। जबकि मेन केंद्र बिंदु कौन था, शेषा सूरी स्वयं सुल्तान था। मतलब कोई बहुत जटिल न्याय करना है या फिर मेन कोई ऐसा दिक्कत आ गया है तो कौन हस्तक्षेप करता था, शेषा सूरी करता था। दीवाने बरीद, यह गुप्तचर विभाग होता था। अच्छा, शेषा सूरी 5 सालों में इतना इसलिए कर लिया क्योंकि इसका गुप्तचर विभाग जो है बहुत शानदार था, और किसी भी राजा का गुप्तचर विभाग बहुत शानदार होना चाहिए, यानी उसके खिलाफ कहाँ षड्यंत्र चल रहा है, कहाँ पे धोखा मिलने वाला है, ये सब जानकारी पहले राजा को पता होनी चाहिए। तो दीवाने वरीद जो होता था वो गुप्तचर विभाग होता था। तो इस प्रकार से इसका केंद्रीय शासन था। केंद्रीय मतलब समझते हैं ना, जहां पे दिल्ली पे बैठा था ना, तो पहला पॉइंट हम लोग केंद्रीय शासन पढ़ रहे हैं। तो इस दिल्ली में मेन इसका तो यही कैपिटल तो यही था ना, राजधानी दिल्ली ही थी। तो यहाँ पे इसके जो शासन व्यवस्था था, जो जहां जहां तक इसका राज्य फैला था, ये मेन केंद्र बिंदु था। अब देखो दूसरा नंबर है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन मतलब इसने अपने पूरे साम्राज्य को अलग अलग स्टेट में बांट दिया था। देखो पहले इसी को समझ लो, ये है आपका साम्राज्य। तो मतलब साम्राज्य का मतलब टोटल, मान लो कि अगर राज्य इतना है शेषा सूरी का, तो समझ लो ये साम्राज्य हो गया। इसको हम समझ सकते हैं देश के नाम से, किसको, देश, साम्राज्य को देश कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है प्रांतों या सूबा या इक्ता कहा जाता था। अब इसने देश को राज्यों में बांट दिया, इसमें राज्यों में, जिसको कहा जाता था प्रांत कह लीजिए, सूबा कह लीजिए या इक्ता कह लीजिए। इन्हीं का जो इक्ता का मालिक हो बना दिया जाता था, उसको इक्तादार कहा जाता था या सूबादार कहा जाता था, ठीक है, समझ में आ रहा। तो इसमें मान लो अलग अलग ये स्टेट बन गए, जैसे इंडिया का स्टेट है अलग अलग 28, वैसे स्टेट बना दिया। फिर उन स्टेटों को बांट दिया किसमें, सरकार या जिला कह लीजिए, ठीक है, सरकार या जिला। अब जो स्टेट बना इसमें कई जिले हैं, तो इसको सरकार कहा जाता था, ठीक है। जैसे ये स्टेट है तो इसमें भी कई जिलों को मिला के बनाया जाता था। तो ये हो गया आपका जिला हो गया या सरकार हो गया। उसके बाद जो ये एक एक जिला है, इस जिला में अलग अलग छोटे परगना बना दिया जाता था। क्या बना दिया जाता है, परगना। परगना का मतलब जैसे ब्लॉक स्तर समझ लीजिए, इस समय का ब्लॉक स्तर, और ये जो है जिला आप समझ ही रहे हैं, जनपद स्तर हो गया, ये ब्लॉक स्तर हो गया, और उसके बाद कई गांवों को मिला के एक परगना बनता था। ये शेषा सूरी का शासन की सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं किसको, प्रांतीय शासन में, यानी अब तो ये जितने लोग थे मंत्रालय के, ये कहाँ बैठते थे, दिल्ली में, या केंद्र बिंदु था ये। अब आते प्रांतीय शासन, यानी प्रांतीय मतलब जो स्टेट बनाए गए थे, स्टेट जहां पे कौन रहता था, प्रांत कहा जाता था, सूबा कहा जाता है, इक्ता कहा जाता है, सूबेदार जो होता था अलग अलग बना दिया जाता था। तो प्रांतीय शासन को समझते हैं, सरकार या जिला। स्टेट को किसमें बांट दिया गया, सरकार या जिला में। तो वहां पे सिकदारा नाम का एक पद होता था, जो सैनिक अधिकारी होता था, ठीक है। यह कहाँ रहता था, स्टेट में, यानी जिला में। ये जो जिला है ना,
स्टेट में अनेक जिला है ये। चलिए, इसके बाद सैनिक अधिकारी होता था, मुंसिफ मुंसिफा यानी न्याय अधिकारी होता था। तो ये जो दो पद था वो किस में रहता था, सरकार या जिला में। इसके बाद परगना में आ जाइए, एकदम छोटा वाला चीज। तो परगना में आएंगे तो एक सिकदार रहता था, सिकदार मतलब यही सैनिक अधिकारी, एक मुंसिफ रहता था ये न्याय करने वाला, एक खजांची पैसे का लेन देन करने वाला, और दो क्लर्क यानी बड़े बाबू रहते थे परगना में। ठीक है, तो ये परगना का प्रशासनिक व्यवस्था हो गया। गांव में आते हैं तो गांव में इसका शासन का क्या था, सबसे छोटी इकाई था। ठीक, अब अर्थव्यवस्था को समझते हैं। इसकी अर्थव्यवस्था का सबसे जो ज्यादा पैसा आता था इसके खजाने में, वो भूमि कर से आता था, यानी खेती के टैक्स में, यानी भूमि कर से पैसा इसको सबसे ज्यादा आता था। दूसरे नंबर पर व्यापार कर था, यानी जो लोग व्यापार करते थे टकसालों से, जजिया कर और उपहार कर। यह भूमि का जो लगान लेता था वो 1/3 लेता था। कहीं कहीं आपको 1/2 देखने को मिलता था कि आधा ले लेता था, लेकिन किताबों में 1/3 ही मिलता है, यानी 4 हिस्सा लगा है, 3 हिस्सा किसी भी खेत का, तो 1 हिस्सा ये क्या कर लेता था, ले लेता था। ठीक, अच्छा, इसके समय में किसानों को पट्टा दिया जाता था, भूमि पट्टा की जाती थी। किसके द्वारा, कबूलियत पत्र के द्वारा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कबूलियत पत्र के द्वारा किसानों से क्या लिया जाता था, पट्टा दिया जाता था। और भूमि के माप के लिए इसने सिकंदरी गज एवं सन की डंडी, याद रखिएगा, 2 माप बनाया था भूमि नापने के लिए, सिकंदरी गज या सन का डंडी। या सन का डंडी जो होता था या तो 31 अंगुल का होता था या 32 इंच का होता था। इसने पुराने सिक्कों की जगह नए सिक्के जारी किए, चांदी का और तांबा का, और ऐसे कुल मिला के 23 टकसाल इसने जारी किया था। टकसालों की जो संख्या थी, जैसे हम लोग ना 1 रुपया का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ये टकसालों की संख्या होती है। मतलब कितने प्रकार के टकसाल थे, तो उसके समय में 23 प्रकार के टकसाल थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक पे बात किया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था इसका क्या था, प्रांतीय क्या था, और अर्थव्यवस्था इसका क्या था। अब ये 4 हम लोग पढ़ेंगे, न्याय एवं गुप्तचर, सड़क एवं सराय, सैनिक व्यवस्था और शहर एवं इमारतें। ये 1, 2, 3, 4 जो हम लोग पढ़ेंगे वो 4 पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।